अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। आज यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने करतारपुर साहब गुरुद्वारे का दौरा किया और पाकिस्तान का जो बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का पैगाम है यकीनी तौर पे आज सारी दुनिया के सामने पहुंचा है। इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा सहाफ़ी अज़ीज़ मेमन के कत्ल का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने नोटिस ले लिया है। 72 घंटे में IG सिंध से इसकी रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इस मामले को भी प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाएंगे। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। अपनी हुकूमत को उनकी जो ताज़ा तरीन हिदायत हैं उसमें यह भी कहा है कि अशिया खुरोनोश बुनियादी ज़रूरत की अशिया की कीमतें 15 से 20% कम की जाएँ। लेकिन इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो ये भी उन्होंने कहा कि मीडिया पे महंगाई को लेके प्लांटेड प्रोपेगेंडा भी हो रहा है। इसके अलावा एक और ख़बर भी आई है कि 42 मिलियन यानी 4 करोड़ 20 लाख रुपए उनकी मंजूरी ली गई है और ताकि एक डिजिटल मीडिया विंग बनाया जाए। अपोजिशन की जो तनकीद है, मीडिया की जो तनकीद है और अपोजिशन की, उसको काउंटर करने के लिए। निज़ामी साहब, ये कौन लोग हैं जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं महंगाई को बुनियाद बना के? ये खान साहब को फोबिया हो गया लगता है मीडिया का, रोज़ उसका जिक्र करते हैं तकरीबन। मेरा नहीं ख्याल कि कोई मीडिया का एजेंडा है। मीडिया तो अपना फ़राइज़ मनसबी अदा करता है। कुछ लोगों का उनमें होगा ज़रूर, ये भी मैं नहीं कहता कि सारे कोई फरिश्ते हैं। कुछ लोग होंगे जो किसी एजेंडे के तहत काम करते होंगे, लेकिन अमूमी तौर पे मीडिया जो है वो उसका काम है कि महंगाई तो है। अब आप हक़ाइक़, आईना दिखाया तो बुरा मान गए, हक़ाइक़ से अखबास तो मीडिया नहीं बरत सकता। जबकि सरकारी अदाद शुमार कहते हैं कि 20% से ज़्यादा महंगाई है रूरल एरियाज़ में। खाने पीने की 20% है, 14 ज़्यादा उसमें है, क्या नाम है, शहरों में भी है। और ये नहीं, वो शहरों में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो एवरेज महंगाई है वो इतनी है। साथ ही कहा जा रहा है, उसके इक़दामात भी कर रही है हुकूमत, जो कि एक मुस्बत बात है कि जनाब वो कह रहे हैं कि 10 से 20 दिन में ये अपने स्टॉक सारे बाहर ले आए और महंगाई दिनों में ख़त्म हो जाएगी और वगैरह वगैरह। यूटिलिटी स्टोर्स और एहसास प्रोग्राम, ये सब कुछ भी अपनी जगह पर चल रहा है। तो थोड़ा सा ज़रा मेरा तो ख्याल है कि ये, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि स्पोक्समैन पे जितना वक्त लगाते हैं खान साहब, अगर मीडिया से इंटरेक्शन में लगाएं जी शायद एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग पैदा हो। और अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं तो उसको नज़रअंदाज करना चाहिए। इतना घबराने की क्या बात है? आप प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, जब अपोजिशन में थे तो आप सब कुछ कहते थे, यही मीडिया आपका चैम्पियन था, आप मीडिया के चैम्पियन थे। लेकिन अब वही बातें जो है आपको बुरी लगती हैं। जी अच्छा निज़ामी साहब, ये 42 मिलियन रुपीज़ इनकी मंजूरी ली गई है और ECC और मुशीर ख़जाना को भी बाईपास किया गया है। इससे मुतालिक भी हम बात करेंगे। PTI के सीनियर रहनुमा वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया शफ़क़त साहब आपके वक्त का। जी निज़ामी साहब। जी शफ़क़त साहब, कैसे मिजाज हैं? जी बड़ी मेहरबानी, दुआ चाहिए आपकी। शफ़क़त साहब, आपने मेरे ख्याल से कोई कल को अपनी एजुकेशन पॉलिसी का ऐलान किया है या आज किया है, मैं श्योर नहीं हूँ, कि सब जगह एक ही निसाब होगा सब स्कूलों में। तो मकसद ये, जो एक प्राइवेट स्कूल हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी महंगी फ़ीसें भी रखी हुई हैं, उनका एक तबका भी अलग है उनका बिल्कुल जो जाता है वहाँ। फिर वो स्कूल हैं जो सरकारी हैं, फिर वो स्कूल हैं प्राइवेट जो मिडिल क्लासेस के हैं। तो इन सब को और फिर मुख्तलिफ इलाके बन के यकसान निसाब किस तरह काम करेगा वहाँ? देखें आरिफ जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है और ये हमने सिर्फ कल ऐलान नहीं किया, ये तो पार्टी के मैनिफेस्टो में था। इमरान खान साहब पता नहीं कब से ये कह रहे हैं कि ये जो तबकाती तफरीक है हमारे मुल्क में, जिसमें एक छोटा तबका जो है वो एलीट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ता है, प्राइवेट स्कूलों में, फिर बहुत बड़ा तबका है जो कि सरकारी स्कूलों में पढ़ता है, जो कि तकरीबन 3 करोड़ बच्चा है, फिर मदरसों में जो सबसे गरीब तर बच्चे हैं वो मदरसों में पढ़ते हैं। और हर किसी का अपना निसाब है, हर कोई अपनी सिमत चल रहा है और उससे कौम भी तफरीक हो रही है, कौम डिवाइड हो रही है, उसमें सोच की यकसानियत बिल्कुल ही नहीं है।
परसेप्शन की यकसानियत बिल्कुल नहीं है। और फ़ायदा किसको है? सिर्फ जो उमरा का लीड प्राइवेट स्कूल्स का तबका है, इसलिए कि उनकी तालीमी मेयार भी बेहतर है, अंग्रेज़ी की तालीम है, जिसकी वजह से सरकारी मुलाजमतों में, मुकाबले के इम्तिहानों में, बहुत सारी जगह पे कॉरपोरेट ज़बान में उनको फ़ायदा होता है। तो ये हमने बड़ी देर से प्रोग्राम गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों में भी अमीर तबके के बच्चे जाते हैं। जी मैं कह रहा था गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों में भी नहीं जा सकते गरीब आदमी के तो बच्चे तो हमने बड़ी देर पहले ये प्रोग्राम बनाया था। जब हमें मौका मिला तो हम एक यकसा तालीमी निसाब बनाएंगे और जिसकी तरफ पेशरफ्त जारी है। पिछले कई महीनों से, बल्कि पिछले 6 माह से इस पे काम हो रहा है। और जो प्राइमरी का पहले 5 क्लासेस का जो सिलेबस है, वो जो करिकुलम निसाब है, वो तकरीबन तैयार है। उसमें अब सूबों के साथ, सबके साथ हम कंसल्टेशन कर रहे हैं और उसके अंदर 1-2 इश्यूज़ हैं जो कि अभी डिसाइड करने हैं, जिसमें अभी हम एक नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि किस ज़बान में तालीम होनी चाहिए। उसके ऊपर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आके बात करेंगे कि मादरी ज़बान में शुरू क्लासेस में होना चाहिए और कौन से मज़ामीन पढ़ाने चाहिए, अंग्रेज़ी को कैसे पढ़ाना है, इस्लामियात। सो ये कई चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके बारे में अभी फ़ैसले करने हैं, लेकिन तकरीबन निसाब जो है वो तैयार है। सिर्फ चंद एक चीज़ें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि अप्रैल 2021 में जो प्राइमरी का निसाब है उसको हम नाफिज कर दें। सब ये तो आपने जो बड़ी अच्छी पॉइंट रहा है कि गरीब और अमीर का डिवाइड जो है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूलों की होशरुबा फीसें हैं वो तो कोई गरीब आदमी और बल्कि मिडिल क्लास के आदमी के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोई ये जब तक अगर आप उस तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो ये तो तज़ाद तो कायम रहेगा अपनी जगह पे। दूसरा ये है कि आइनी तौर पे और कानूनी तौर पे जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको तो हक़ हासिल है अपने ढाप के मुताबिक, जैसे वो करें वो तालीम दें और निसाब भी अपने बनाएं। इस वक्त तो कोई वो नेशनलाइजेशन तो है नहीं ना जो भुट्टो साहब वाली थी स्कूलों में। पहले तो बात यह है कि जो यकसा तालीमी निसाब है उससे अल्लाह करे कि कभी ये मौका आए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारे स्कूल एक बराबर हो जाएंगे। ऐसा तो मुमकिन नहीं है। जो प्राइवेट स्कूल होंगे उनकी फैसिलिटीज़ बेहतर होंगी, उनके क्लासरूम एयर कंडीशनड होंगे, बाकी कुछ होगा। गांव के स्कूल का देहात के और जो शहर का स्कूल है उसमें फ़र्क रहेगा। ये कहने का मकसद ये नहीं है कि सारा निज़ाम एक हो जाएगा, लेकिन सारे निज़ाम में जो निसाब है जी कि क्या पढ़ाया जा रहा है वो एक होगा और इंशाअल्लाह ताला वो सारे के सारे स्कूल जो है वो एक ही निसाब पढ़ाएंगे। और इसलिए हमने उनको भी शामिल किया। अंग्रेज़ी स्कूल भी हमारे साथ शामिल हैं, हमारे साथ मदरसों के जो मोहतमिम हैं वो भी शामिल हैं, हमारे साथ सारे सूबे शामिल हैं। तो ये मिल के हम बना रहे हैं यकसा तालीमी निसाब जो। ठीक, बड़ी अच्छी बात है शफकत साहब, ये हो जाए, इस पर अमल भी हो जाए। ये कुछ ज़रा सियासी मामलात पे भी बात कर लेते हैं। नून लीग भी मार्च की बातें कर रही है, पीपल्स पार्टी भी कह रही है, मौलाना भी कह रहे हैं। आप क्या हुकूमत इन सारे बयानात को संजीदा ले रही है? और अगर अपोजिशन मार्च कर ही लेती है अपनी अपनी कैपेसिटी में ही, तो उसको काउंटर करने की भी कोई तैयारी है? देखिए, संजीदा तो हम ज़रूर लेते हैं, हर चीज़ को संजीदा लेते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि पिछली दमखम तो देख लिया था आपने। पिछले जो फजलुर रहमान साहब तशरीफ़ लाए थे और जो उनकी मार्च थी उसका आपने देख लिया क्या इंजाम और क्या हशर हुआ। तो ये बातें कर रहे हैं। मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई पीपल्स पार्टी का तो पास तो वो पंजाबी में कहते हैं पल्ले कख नहीं है, उनके पास तो कुछ नहीं है पंजाब में और केपी में, सिंध में है उनकी सपोर्ट, लेकिन जो PMLN की सपोर्ट है, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा जिस तरह उनको इस वक्त मसाइल से दो चार हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी कोई परेशानी की बात है। जी निज़ामी साहब। हाँ शौकत साहब, मेरा तो ख्याल है कि ये कोई इतने सीरियस भी नहीं है कोई मूवमेंट लॉन्च करने के बारे में। कल हमारे साथ थे दस्तगीर साहब,
जो है तो वो तो साफ कह रहे थे कि हम लोगों को सड़कों पे ला के सूरत हाल ख़राब नहीं करना चाहते गुलाम दस्तगीर साहब। तो साथ उनकी क़यादत जो है PMLN की बाहर बैठी है, जरदारी साहब बीमार हैं, बिलावल साहब भी हॉट एंड कोल्ड वाला मामला है। तो मेरा तो ख्याल है कि ये मामला तो नहीं है, लेकिन अपोजिशन को किसी न किसी हद तक कंसेंसस बिल्डिंग के लिए आपको ऑन बोर्ड ज़रूर लेना चाहिए। नहीं, देखें, हम जो नेशनल असेंबली में लेजिस्लेशन पास करने के लिए हमने अपोजिशन को रीच आउट किया है और आपने मिलकर कई मीटिंग्स की हैं और उसके रिज़ल्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि यूनानिमसली पास भी हुई हैं और कुछ और चीज़ें हैं जो देखें, जब हमारा सख्त शदीद इख्तलाफ था नवाज शरीफ के साथ, लेकिन जब आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ पेशावर में तो हमने सब ने मिल के एक नेशनल एक्शन प्लान जो है उस पर इत्तेफाक राय पैदा किया। और इसी तरह और भी कई मौके आए, यमन की जंग का मौका आया तो इत्तेफाक पैदा किया। सो ये नहीं है कि हम तो कौमी मफाद में जहाँ भी ज़रूरत समझेगी अपोजिशन से ज़रूर बात करेंगे, लेकिन ये और बात है कि उनके जो लीडरान कराम की लूट मार है उसको वो तो नैब जो तहकीकात कर रहा है और जो उसकी कॉस्ट पे नहीं होगा। कोई ये नहीं है कि जी इस बहाने कि जी अगर आपने लेजिस्लेशन में हमें सपोर्ट करना है तो हम किसी को करप्शन में छोड़ दें, वो तो नैब का काम है। लेकिन मेरा ख्याल है गवर्नमेंट कभी भी अपनी तरफ से कोई ऐसी कोई डील नहीं करेगी। लेकिन शफकत साहब, ये नैब का आपने जिक्र किया है, इस कानून में तरमीम के बारे में तो या इसको बेहतर बनाने का बारे में हुक्मरान जमात भी असूली तौर पे मुत्तफ़िक़ है, अपोजिशन भी ये चाहती है, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक ना अपोजिशन की दो जमातों के दरमियान इत्तेफाक राय हो रहा है मुसद्दे में और उसकी वजह से हुकूमत के साथ भी नहीं हो रहा। तो इस मामले में तो कोई ज़रा को लीड लेनी चाहिए हुक्मरान जमात को। देखिए जी, अगर तो सारी जमातें जो हैं कौमी मफाद में और जेन्युइनली करप्शन को ख़त्म करने के लिए अगर तैयार होती हैं तो उस पर पेशरफ्त हो सकती है। लेकिन अगर उनका सारा जो कोशिश है वो ये हो कि उनके लीडर जो हैं जो अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस हैं कि जी उनको किसी तरह बचत हो जाए, तो उसकी पार्टी तो हम नहीं बनेंगे। तो इसलिए ये एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि गेंद जो है वो उनके मैदान में है और वो फ़ैसला करें कि वो कौमी मफाद में कोई बेहतरी करना चाहते हैं तो फिर ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ उनका लीडर बचाओ मुहिम के तौर पे आगे बढ़ना है तो फिर नेचुरली हमारी कोई उनसे बातचीत नहीं होगी। जी जी। लेकिन शफकत साहब, मसला ये है कि ये साल से, बल्कि वो फवाद चौधरी अगले रोज़ हमारे प्रोग्राम में वो कहते हैं ये कोई भी केस हमारे बनाए हुए नहीं, ये पहले की हुकूमतों के बने हुए हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN की हुकूमतों के। इसके बावजूद 1.5 साल में नैब एक भी कन्विक्शन नहीं ले सकी, ना को पैसे रिकवर कर सकी है। इसकी वजह से वो कहते हैं ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस हैं। तो इस प्रोसेस को नैब की भी तो कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए ना कि वो किसी केस को तोड़ भी पहुँचाएँ। अदरवाइज़ तो यही तासर मिलता है, आमतौर पे यही तासर जाता है कि ये एहतसाब नहीं बल्कि इंतकाम है ये। देखिए आरफ जी, पहली बात तो यह है कि नैब कोई हुकूमत के मतहत नहीं है और मेरा ख्याल है कि इसके बारे में कोई उबहम नहीं होना चाहिए। अगर आपने उन नैब के चेयरमैन की स्टेटमेंट्स सुनी है तो वो कोई ऐसी कोई तासुर नहीं है कि हुकूमत के मतहत चलना है उन्होंने। दूसरी बात यह है कि बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ये अगर नैब की जो कैपेसिटी के प्रॉब्लम है या उनके IOs की जो लैक ऑफ एक्सपीरियंस है उसकी वजह से जो बहुत सारे लोगों को ये फ़ायदा पहुंचा है। और मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि एहतसाब के निज़ाम को नुकसान पहुंचा है। जब आप हाथ डालते हैं और कच्चा हाथ डालते हैं और 90 दिन 180 दिन साल 2 साल आप केस नहीं बनाते तो फिर तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो लैक ऑफ एक्सपीरियंस है या जो आपकी सलाहियत के मसाइल हैं वो बड़े उजागर हो जाते हैं। तो इसलिए ये तो बड़ा अफसोस से मैं तो बड़े अफसोस से कह रहा हूँ
कि अगर इनकी अच्छी सलाहियत होती इन्वेस्टिगेशन की तो अभी तक कई केसेस जो हैं वो अपने मंतकी अंजाम पे पहुंच, बड़े सीधे सीधे केस हैं। शहबाज शरीफ का केस क्या है कि जी 26 मिलियन डॉलर की टीटियां लग के यहाँ पे आई हैं। हमजा जो है उससे अदालत ने पूछा कि जनाब आपने ये जायदादें जो बनाई हैं पैसे कहाँ से आए हैं, तो उन्होंने कहा जी बाहर से आए। उन्होंने कहा जी बाहर कहाँ से आए, तो उसका कोई जवाब नहीं था उसके पास। मकसद ये है कि इन्होंने अरबों रुपए के जायदादें बनाई, वो तो लाहौर हाईकोर्ट के तफसीली फैसला आ गया ना, अभी नहीं है। जी अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं निजामी साहब। शफकत साहब एक ब्रेक लेते हैं। तो आज सब तफसीली फैसला आया ना शफकत साहब। जी निजामी साहब ब्रेक के बाद इस पे भी बात करते हैं। जी ब्रेक ले ले फिर बात करते हैं। जी नैब की कैपेसिटी पे भी बात पता। जी शफकत साहब ब्रेक के बाद ज़रा बात करते हैं। ये आपके निज़ाम की आप बात कर रहे हैं, एहतसाब की ड्राइव आपकी जमात जो है उसके मंशूर में भी था, और नैब की सलाहियतों को निखारा कैसे जाए, हुकूमत अपोजिशन क्या मिलकर निखारेंगी? ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। निज़ामी साहब एक और अहम मामला है, आज हमारा जो अखबार है रोज़नामा 92 न्यूज़, इसमें लीड भी है कि 42 मिलियन रुपीज़ यानी 4 करोड़ 20 लाख रुपए की मंजूरी ली गई है ECC को बाईपास करके, और मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख साहब की मंशा के ख़िलाफ़ एक डिजिटल मीडिया विंग बनाया जाएगा। आपको क्या लगता है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है हुकूमत को? ये डिजिटल मीडिया एक ये सवाल मेरे से वजह तस्मिया बना हुआ है, लेकिन इसमें जो सबसे अफसोसनाक बात है वो ये है कि इसमें शकूक व शुबात पैदा हुए हैं कि ये डिजिटल मीडिया को भी कंट्रोल करना चाहती है हुकूमत, ख़ाइफ है इससे। और हालांकि जो इस PTI को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है डिजिटल मीडिया, इन्होंने ही इसको ज़्यादा आम किया। पहले तो डिजिटल मीडिया का कोई जिक्र ही नहीं करता था, लेकिन शक इसलिए पड़ता है कि अभी तक इस मामले में कोई स्टेक होल्डर से तो कोई या मीडिया से कोई बात ही नहीं की इस बारे में। और ये अचानक ये काबीना ने कानून मंजूर कर दिया, पैसे भी मंजूर हो गए हैं, मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन में विंग भी बन गया। अब अल्लाह खैर करे कि एक तरफ तो ट्रेडिशनल मीडिया है। मैं शफकत साहब से भी पूछना चाहूँगा कि शफकत साहब आप वज़ीर इत्तलात भी रहे हैं एक ज़माने में, माशाल्लाह ख़ुद भी बड़ा अरसा आप कॉलम नगार भी रहे हैं। यहाँ सियासत में आने से पहले आप कॉलम नगारी बाकायदगी से एक अंग्रेज़ी अखबार में करते थे। अब ये एकदम प्राइम मिनिस्टर साहब इतने ज़्यादा नाराज़ क्यों हो गए मीडिया से? हर रोज़ ही कंप्लेंट कर रहे होते हैं कि ये मीडिया बड़ा नेगेटिव है, ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मैं परवाह नहीं करता, लोग अखबार पढ़ना और TV देखना छोड़ दें। ये तो एक जमहूरियत का हुस्न होता है, इख्तिलाफ राय। पहली तो बात यह है आरफ जी कि मैं ये अर्ज़ कर दूं कि अगर ये सोशल मीडिया को बिल्कुल कंट्रोल करने का कोई इरादा नहीं है, जो भी रेगुलेशन होगी वो वही रेगुलेशन होगी जो दुनिया के बाकी ममालिक में है। कोई रेगुलेशन की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। सोशल मीडिया एक शुतुर मुहार है, जो मर्ज़ी उसमें लोग बड़ी बड़ी भयानक चीज़ें उसमें आ जाती हैं जो कि हमारे इक़्तिदार के, हमारे वैल्यूज़ के, हमारे मज़हब के, इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ होती हैं। तो इसलिए उसको रेगुलेट एक हद तक करना ज़रूरी है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, और इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो कि समझें कि इज़हार आज़ादी पे, जो जेनुइन इज़हार आज़ादी है उस पर कोई कदगन जो है वो नहीं लगाई जाएगी। जहाँ तक सोशल मीडिया विंग का ताल्लुक़ है, अगर कोई इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में बन रही है, मुझे उसका डायरेक्टली तो इल्म नहीं है, लेकिन क्यों ना बननी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया देखें ना, मीडिया आरफ जी आपसे ज़्यादा कौन जानता है कि पहले मीडिया सिर्फ चंद अखबारात होते, बल्कि मुझे याद है जब हम छोटे थे तो शायद आपकी फैमिली की एक अखबार होती थी, बाकी या जंग होती थी या सरकारी अखबार होते थे। पाकिस्तान टाइम एक अंग्रेज़ी का अखबार होता था। मकसद ये है कि अब तो आहिस्ता आहिस्ता प्रिंट मीडिया जो है वो बहुत फैला, फिर प्रिंट मीडिया की अब तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो वक़्त है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने बिल्कुल ख़त्म हो गई। पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो बड़ा छा गया, अब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी बात आगे चली गई है कि जी सोशल मीडिया जो आ गया है।
तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर हुकूमत ने कोई इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री बनानी है तो उसको सारे जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ तैयारी तो ज़रूर करनी पड़ेगी। और आखिरी बात ये कि मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब मीडिया से नाराज़ नहीं है, मीडिया कई दफ़ा महसूस होता है जैसे हमसे नाराज़ है। नहीं, शफकत साहब वो कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा कर रहा है मीडिया महंगाई को लेके। लेकिन मेरा चंद लोगों का मीडिया पे एजेंडा हो सकता है, लेकिन अमूमी तौर पे मेरा नहीं ख्याल कि मेजॉरिटी ऑफ द मीडिया जो है उसका कोई एजेंडा है। आपको पता है कि मीडिया का भी काम है कि जो चीज़ नेगेटिव होती है वो ज़्यादा पॉपुलर होती है, बिकती है। और सिर्फ ये कि नुक्ता निकालना चाहिए। दूसरा शफकत साहब, मैं आपसे बिल्कुल मुतफिक हूँ एक बात पे कि जो फेक न्यूज़ है, चाहे वो डिजिटल मीडिया पे हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया पे हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हो, इसका सदबाब तो ज़रूर होना चाहिए। बाज़ औक़ात तो हम भी फेक न्यूज़ का निशाना बन जाते हैं। अगले दिन मैंने बुज़दार साहब हमारे चैनल 92 की 5वीं सालगिरह पर तशरीफ़ लाए तो कहा गया कि आप सवाल करें को मुझसे, तो उन्होंने मुझसे सवाल किया और मैंने उसका जवाब दे दिया उनको मुदबाना अंदाज से। लेकिन सोशल मीडिया में बाज़ खिलंडरों ने वो मेरा जवाब गायब करके उसका एक मजाक बना के वो बना दिया। अब ये तो जब आदमी को पता लगता है, जब वो ख़ुद उसको पिंच करती है वो चीज़, तो इस लिहाज से मैं मुतफिक हूँ आपसे। लेकिन ये कानून, रूल ऑफ लॉ और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि ये मिस यूज़ ना हो सके। नहीं, इसके बारे में बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, कोई ख्वाहिश नहीं है हुकूमत की कि वो सोशल मीडिया को कंट्रोल करे। लेकिन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि वो जो जैसे स्पिन कहते हैं ना, कि किस तरीके से जब कोई हमारे से नाराज़ हो तो किस तरह स्पिन देता है। कि ये जब IMF की रिपोर्ट आई तो बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट थी, बहुत ही पॉजिटिव, उसमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें की गई इकॉनमी के बारे में। लेकिन अगर आप गौर करें तो जिस तरीके से उसको चंद अखबारात में जो भी डार्क पहलू था कि जी अभी फौरी तौर पे दस्तखत नहीं हुए, ये वो, उसको जनाब फौरी तौर पे ना, और वही हेडलाइनें बनाई गई। और कई दफ़ा तो ऐसे होता है कि हेडलाइन जब आप देखते हो तो आप जब स्टोरी पढ़नी शुरू करते हो तो आपको लगता है कि हेडलाइन से स्टोरी का ताल्लुक ही कोई नहीं है। तो इसलिए अगर ये ना हो, आपने जिक्र किया ना, मैं ऐसी हाँ जी 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 निज़ामी साहब था कि मैं एडिटर भी हूँ अखबार का। मैंने अपना अखबार देखा तो मैंने लिखा कि एग्रीमेंट हो गई। जब मैंने कोई एक और अंग्रेज़ी अखबार देखा तो मैं हैरान रह गया कि यार ये तो मेरे अखबार वालों ने मिस कर दिए, ये इतनी बहुत बड़ी है। लेकिन जब खबर पड़ी तो वाकई मैं आपसे एग्री करता हूँ कि उसको एक ख़ास एंगलिंग ज़रूर की गई थी। अब्बासी साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जी जी निज़ामी साहब, यही शफकत साहब जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। सोशल मीडिया रेगुलेट होना चाहिए, शुतरे बेमुहार नहीं होना चाहिए। लेकिन जो शफकत साहब क्वेश्चन उठ रहा है, सारी ये जो अमेंडमेंट्स हुई हैं इनको लेके, एक तो ये उठ रहा है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी सजेशंस को शामिल नहीं किया गया। आज तो वैसे फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि एतराज़ात दूर करेंगे। और दूसरा, ये जो डिजिटल मीडिया विंग बनाया जा रहा है, इस पे जो बाज़ लोगों का ये कहना है ये वैसा ही विंग है जिस तरह मरियम नवाज़ साहिबा PM हाउस में बैठ के एक सोशल मीडिया विंग चलाती थी। इसका काम भी वही होगा कि वो हुकूमत पे आने वाली तनकीद को उसका जवाब देगा। तो कितनी सच्चाई है इन बातों में? तो आपका क्या ख्याल है कि हुकूमत पे अगर तनकीद आती है तो उसका जवाब ना दिया जाए? नहीं, हुकूमत का जवाब, हुकूमत में आने वाली तनकीद का जवाब दिया जाए शफकत साहब। लेकिन सर गुजारिश ये है कि जो काम अगर मरियम नवाज साहिबा ने करना था आप भी वही करेंगे, तो फ़र्क कहाँ पे आता है, तब्दीली कहाँ पे आती है? तो मेरा मतलब यार अब्बासी साहब आपको अजीब बातें कर रहे हैं। मरियम नवाज साहबा अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ जो होता था उसका दिफा करती थी। हमारे अगर कोई पार्टी के ख़िलाफ़ होगा हम दिफा करेंगे। उसमें कौन सी ऐसी मुजरमाना जहनीत की अक्कासी नज़र आ गई आपको? ठीक, बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। निज़ामी साहब एक लेते हैं और ब्रेक के बाद ज़रा मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा, जो आपने कहा कि PTI को हक़ है कि वो अपना मीडिया विंग बनाए और अपने ख़िलाफ़ होने वाली तनकीद को उसका जवाब भी दे। लेकिन सवाल ये है कि ये 42 मिलियन रुपीज़ जो टैक्स पेयर के पैसे से गए हैं, क्या इसी से मीडिया डिजिटल विंग बनाना था? इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब,
ये जो डिजिटल मीडिया विंग बनाने की बात हो रही है, ठीक है, हर जमात का हक है वो अपने ऊपर होने वाली तनकीद का जवाब दे, लेकिन ये जो 4 करोड़ 20 लाख रुपए टैक्स पेयर के पैसे से आए हैं, ये इस्तेमाल करके जवाब देना कहाँ की दानिशमंदी और कहाँ का इंसाफ है निज़ामी साहब? देखें, जो आपने सवाल किया था ओरिजिनली वो था कि मतलब मरियम नवाज़ ने मीडिया विंग खोला हुआ था, वो उनकी हैसियत कोई पार्टी में है, हुकूमत में नहीं है जी, इसलिए वो मीडिया विंग खोल सकती थी। अब वो अपनी जगह पे बात है, अगरचे उसमें बहुत सारे जो पर्दा नशीन हैं वो आजकल जो बड़े बड़े एंकर बने हुए हैं वो भी वहाँ बैठे होते थे जाके जी। आजकल वो तनकीद करते हैं उनके ऊपर, वो तो छोड़ें इस बात को, लंबी कहानी है। लेकिन ये बात मुझे भी खटकी, जो आपको जो मैंने पढ़ा कि वो ऑपोजिशन के प्रोपेगेंडे को काउंटर करेगी। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का काम नहीं, ये पीटीआई की अपनी जो सोशल मीडिया विंग है, जो माशाल्लाह जैसे कि कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने कहा कि आप ख़ुद तो गाली गलौज ब्रिगेड आपके पास है, और ये आपको पता ही है गाली गलौज ब्रिगेड जो पीटीआई की वो सबसे लीथल है। सबसे पहले किसी सियासी जमात ने अगर सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किया जी, वो पीटीआई ने किया, और सही भी किया और गलत भी किया, उसमें फेक न्यूज़ भी है, उसमें गालिब गलौज भी है। आपको ख़ुद पता है कि मसला है कि जो एक ज़माने में जब मुझे याद है कि मैं जब कोई प्रोग्राम करता था और पीटीआई पे कोई क्रिटिसिज्म हो तो जनाब वो 20-20 लोग जो है कहना शुरू कर देते थे आप लिफाफाखोर हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, फलाना है। हर एक बंदे की इंटेग्रिटी को करप्ट बनाना तो की फैक्ट्री लगाई हुई ना इन्होंने। जी। तो ये सब सवाल बुनियादी तौर पे ये है, लेकिन जब रेगुलेट होंगे तो फिर वो भी रेगुलेट होंगे। देखें, शफकत साहब से भी सवाल नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब अगर रेगुलेट करेंगे आप जी तो फिर उनको भी फेक न्यूज़ से इजनाब करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, ये ट्रोलिंग भी रेगुलेट होनी चाहिए निज़ामी साहब। लेकिन सवाल ये है, मरियम नवाज़ पे उस वक्त इल्ज़ाम ये था कि वो सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करके उन्होंने एक नून लीग को डिफेंड करने के लिए मीडिया सेल बनाया हुआ है। अब ये जो पैसा मंजूर हुआ है ये सरकारी मंजूर हुआ है, और अगर इसको इस्तेमाल करके अपोजिशन की तनकीद को काउंटर करना है तो फिर फ़र्क तो कहीं नहीं है ना भाई। लेकिन वो आप फ़र्क नहीं समझ रहे, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में तो नहीं था। जी। लेकिन हाँ, एक लिहाज से आप ठीक कहते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में था जी, जो कि प्राइम मिनिस्टर की रहायश थी जहाँ उनकी बेटी है, मीडिया विंग बनाया हुआ था उन्होंने, जो कि असूली तौर पर वो भी गलत है जी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है। जी, ये बुनियादी नुक्ता निज़ामी साहब मेरा यही था। खैर, ये जो अपोजिशन बातें कर रही है, प्रोग्राम के आगाज़ में भी हमने कुछ बात की थी। राना तनवीर हुसैन साहब ने कहा जी मार्च में हम भी मार्च करेंगे, बिलावल साहब कह रहे हैं हम भी करेंगे, मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं हम भी करेंगे। ये मार्च से मुराद क्या ली जाए? क्या ये इस्लामाबाद का रुख करेंगे या लाहौर के मॉल रोड पे नून लीग ने कोई हल्की फुल्की जलसी कर लेनी है, कराची में शारा फैसल पे पीपल्स पार्टी कर लेगी, इसी तरह पेशावर में चारसदा में मौलाना कर लेंगे? वो आपने मुहावरा सुना हुआ है ना, 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। जी सुना हुआ है। तो ये भी जब 9 मन तेल होगा तो फिर ही होगा। ये जो है मुझे तो कोई नज़र नहीं आता। जिन लोगों ने मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च में कमिटमेंट करके दौड़ लगा दी जी, और मौलाना नाराज़ हैं इस पर, और अभी भी उन्होंने सजदा सैफ किया है अभी हाल ही में, तो अब वो तहरीक चलाएंगे। और कल आपने खुर्रम दस्तगीर साहब की बातें सुन ली थी जी। तो मेरा नहीं, मैं कुछ ज़्यादा इसको बयानिया तक ही समझता हूँ मैं कि ये मामला है। ये तब पता लगेगा कि ये सीरियस हैं जब शहबाज शरीफ साहब वापस आके को ठोक बजा के अपोजिशन करें। ये ऐसी मिनटों वहाँ से लंदन से बयान झाड़ देने से अपोजिशन तो नहीं होती ना। बिलावल साहब को भी 2-4 बयान आते हैं, फिर वो भी बीच में उम्रा के बहाने गए और फिर को काफ़ी देर वो खामोशी इख्तियार किए रखी उन्होंने। तो ये ठोक बजा के अब अपोजिशन करेंगे, को होमवर्क करेंगे, लोगों को मोबिलाइज करेंगे, तभी कोई मामला चल सकता है। हाँ ठीक है, सिंध में तो रूरल सिंध से वो कुछ लोग इकट्ठे कर सकते हैं, जलसा भी कर सकते हैं जी, लेकिन पंजाब में इतनी जान नहीं है बिलावल साहब की कि वो मोबिलाइजेशन कर सकें। उसके लिए बैठे आके मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि
पंजाब में पीपल्स पार्टी की प्रेजेंस जो है, एक ज़माने में गढ़ होता था पंजाब उनका। जी जी, ऐसा अब ही है। हरचंद के है कि नहीं है वाला मामला है। यही हाल खैबर पख्तूनख्वा में है। जी निज़ामी साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं कि आके बैठे, लेकिन बज़ाहिर ये प्लान तो उनका इसी तरह ही लग रहा है कि अपनी अपनी जगहों पे जहाँ जहाँ उनकी स्ट्रेंथ है वहाँ पे कोई वो हल्का फुल्का जलसा नुमा रैली वगैरह करके कह देंगे हमने मार्च कर दिया है। नहीं, लेकिन मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। जी, एक फार्मूला बता देता हूँ आपको पहले, कि ये अगर अपोजिशन इकट्ठी हो जाती है, मौलाना फजल रहमान सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे जी, और ये हार्डवेयर यानी उसको लेजिटिमेसी देंगे। शहबाज साहब तकरीर कर रहे हैं, बिलावल साहब तकरीर कर रहे हैं, कायरा साहब तकरीर कर रहे हैं, मरियम साहबा तकरीर कर रही हैं। अगर उस वक्त तक वो दोबारा सियासत में आ गए तो फिर तो कोई बात बन सकती है। लेकिन अगर इनकी 1.5 इंच की मस्जिदें अलग-अलग बनी रहेंगी तो फिर तो मामला नहीं चलेगा। इनको अपोजिशन को अगर कोई तहरीक चलानी है मीनिंगफुल जी, तो इनको एक पेज पे आना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास वो ना ऑर्गेनाइजेशन है। आपको पता ही है, इस बात का मालूम है आपको कि जब मियाँ नवाज शरीफ लाहौर वापस आने के लिए इन्होंने सही की तो कोई बंदा ही नहीं निकला। ये जितने लाहौर के जो आजकल बड़े फन्ने खान MLA बने फिरते हैं उनके, ये बिलों में घुस गए। जी जी जी, फिर आपको याद होगा कि हाल ही हो गया था कि जो मोहतरमा कलसूम नवाज मरूमा है, जी जी, उन्होंने तहरीक चलाई। जी ऐसा ही है, वो बाहर निकली मियाँ नवाज शरीफ के लिए। आपको याद है उनकी गाड़ी ऊपर उठा ली गई थी जी, वो पुलिस का लिफ्टर उठा के ले गया था जरिए। तो उस वक्त तो इन्होंने चूड़ियाँ पहनी हुई थी PMLN वालों से। तो आप कौन सी ये तहरीक चलाने वाली पार्टी नहीं है। अगर ये मार खाने वाली एक जरा तो वाहिद पीपल्स पार्टी है। एक दुखती रग ये भी है, हुकूमत अच्छा काम कर रही है या अच्छा नहीं कर रही है, कुछ ना कुछ कर रही है, इस पे उसकी तारीफ भी हो रही है, तनकीद भी हो रही है। अब ये अपोजिशन का अगर एक आप रफली अंदाज़ा लगाएं तो तकरीबन ये 47-48% वोट जो हैं वो अपोजिशन के पास है कौमी असम्बली में। जिन लोगों ने अपोजिशन को वोट दिया और अपोजिशन की जमातें जिन्होंने उन लोगों की आवाज़ को ईवान में पहुंचाना था, वो बिल्कुल ही खामोश हैं। अपोजिशन के वोट देने वालों का कसूर क्या है, वो किससे पूछे? यार ये आप ये अक्सर ये फ़लसफ़ा बिगाड़ते हैं, ये इस तरह नहीं वर्क करता। ये लोगों की कमिटमेंट्स होती हैं। आप अगर इसी बात को मान लिया जाए आपके, तो ये सारा ख़ानदान भाग गया था जद्दा, ठीक है ना, मुशर्रफ के दौर में डील करके। सही है या गलत है? सारे भाग गए थे डील करके। सही था या गलत था, लेकिन उनके लिए बेहतर था। पंजाब में चीफ मिनिस्टर रहे 10 साल उन्होंने हुकूमत की। सुन लेना मेरी बात जी। नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने और ठीक ठाक वोटों से बने जी। तो इतनी आसानी से ये ब्रांड ख़त्म नहीं होता जिस तरह आप समझ रहे हैं कि जी वो क्योंकि वहाँ बैठे लंदन में तो यहाँ उनकी पार्टी जो है, हाँ अगर कोई लंबे अरसे के लिए वो वहाँ चले जाते हैं और कुछ नहीं होता तो पार्टी का शराजा बिगड़ सकता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि शॉर्ट रन में अगर शहबाज शरीफ साहब 10-15 दिनों बाद आ जाते हैं वापस तो इतनी कोई वहाँ तूफान आ जाएगा कोई। जी जी। अच्छा निज़ामी साहब, एक और अहम मामला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सदारती ऑर्डीनेंस के ज़रिए इदारों के जो ख़ात्मे हैं और जो फैसला साजी है, इस पर बहुत से सवालात उठाए हैं। अपोजिशन ये भी कहती रही है कि ऑर्डीनेंस फैक्ट्री बना दिया गया है पार्लियामान को। आखिर ये मामले अब निपटा क्यों नहीं दिए जाते? इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का तकर्रुर हो ऑर्डीनेंस के ज़रिए, उसको अदालत का कदम करार देती है। PMDC की बहाली हो, उसको अदालत करती है। तो ये यहाँ पे अब कोताही ज़ाहिर है, बज़ाहिर तो हुकूमत पे इल्ज़ाम जाता है, लेकिन ये सिलसिला रुकेगा कैसे? नहीं, ये देखिए, ये बिल्कुल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो बात उठाई है ये बिल्कुल ठीक है कि वो कहते हैं कि कोई कोरोना वायरस के लिए अगर आपको कोई ऑर्डिनेंस लाना पड़े तो ठीक है। ऑर्डिनेंस का मतलब ये है कि आप उसको हंगामी यानी कोई जंगी सूरत हाल हो या कोई ऐसी हो, जब असेंबली इन सेशन है वहाँ पे लोग मौजूद हैं। ये और बात है कि वहाँ वज़रा जो हैं, कल ही मैं देख रहा था कि वो अपोजिशन सही इतराज़ कर रही थी कि वक्फा सवालात पे सवालात देने का जवाब देने के लिए कोई वज़ीर ज़हमत नहीं गवारा। अक्सर कोरम टूटा होता है, कोई पॉइंट आउट नहीं करता। तो ये तो अदन दिलचस्पी है। असल में बात यह है कि अपोजिशन इतनी मजबूत है वहाँ पे कौमी असम्बली में और सेनेट में, उनको
मेजॉरिटी हासिल है कि हुकूमत जो है वो बजाय कि मेहनत करके अपना कंसेंसस करे मुख्तलिफ़ चीज़ों पे, वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए अपना डांग टपाव काम चलाती रहती है। लेकिन आपको पता है तरमीन साहब जो बड़ा ही आजकल बड़े दरेराना फैसले दे रहे हैं। जी जी जी, उन्होंने कहा ये कल को ये ना हो कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए हाई कोर्ट को ही ख़त्म कर दिया जाए, जिस तरह PDMC को ख़त्म किया गया जो एक रेगुलेटरी अदारा है। ये भी तो अजीब बात है, रेगुलेटरी अदारे को आप ख़त्म कर देते हैं या बैक जुम्बिश कलम। जी जी जी। अच्छा निज़ामी साहब, ये कानून साजी को लेके तो बहुत से हैं सवालात हैं, इसमें किरदार भी हुकूमत अपोजिशन दोनों का बहुत से हवालों से मानी खेज़ है। मरियम नवाज़ साहिबा के मामले को लेके आज समाअत हुई हैं लाहौर हाई कोर्ट में। अब 25 फरवरी को दोबारा इनकी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। मरियम नवाज़ लंदन चली जाती हैं तो उसका सियासत पे असर क्या होगा, नहीं जाती हैं तो क्या हो रहा है? नहीं जाती हैं तो कोई असर नहीं, क्योंकि वो खामोश बैठी हुई हैं। जी, चली जाती हैं वहाँ जाके कोई अगर अपना वो ऐलान बगावत कर देती हैं, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहाँ बैठ के क्या होगा? यहाँ तो वो क्राउड पुलर भी हैं, मीडिया पे भी वो आती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी करती थी, टॉक शोज़ में भी इंटरव्यूज़ भी देती थी, टॉक शोज़ में तो नहीं जाती रही। तो वो एक बड़ा, मैंने आपको कहा था कि मरियम यहाँ बैठी हुई एक टाइम बॉम्ब है। जी, आपको याद होगा मैंने जी 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 जी, ऐसा ही है। और अगर वो जाती हैं तो जाने दें उनको। आपकी क्यों मतलब है कि वन वे टिकट ही होगा ना अगर गई तो वो, तो आपको कौन सा यहाँ बैठे हुए वो खतरनाक है इस हुकूमत के लिए। आपको लगता है मरियम, फिलहाल तो जब तक वो खामोश हैं कोई खतरा नहीं है। मरियम लंदन जाके कोई लॉबिंग कर लेकिन फिर ये भी है एक और, मैं आपको एक और पहलू दूँ सामने रखूँ। इस वक्त तो सब अच्छे बच्चे बने हुए हैं जी PMLN में, क्योंकि उनको लॉलीपॉप मिलने की उम्मीद है। अगर लॉलीपॉप ना मिला तो वो पैंतरा भी बदल सकते हैं। जी, इस पर गौर करें आप। अब कौन सा पैंतरा होगा निज़ामी साहब? अगरचे मियां नवाज शरीफ तो उनके शिकंजे से निकल चुके हैं। जी है जी, अब कौन सा पैंतरा होगा? पैंतरा बदलना ये है कि आप अपोजिशन शुरू कर दें हुकूमत की, वही सख्त हार्ड लाइन लेनी शुरू कर दें। जी जी जी, मसलन ये तहरीक वाली बात है, ये वाकई इसको अमली जमा पहनाएं, लेकिन फ़िलहाल मुझे इसका खदशा नज़र नहीं आता और ये सिचुएशन जो है हुकूमत को सूट करती है। निज़ामी साहब, एक पैंतरा तो नून लीग का ये था कि उन्होंने वो नैरेटिव दिया कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे थे, लोग उनके साथ भी हो गए थे। लेकिन अब क्या नून लीग के फॉलोअर्स को ऐसा कौन सा लॉलीपॉप दिया जाएगा वो फिर से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की आवाज़ पे लब बैक कहें और ये तहरीक भी चल जाए और वो निकल भी आएँ? यार इसका जवाब तो ना आपके पास है ना मेरे पास है। नहीं, आपको लगता क्या है निज़ामी साहब, आपको लगता क्या है? क्या कोई ऐसा मिडल वे, कोई ऐसी दरमियान की लाइन आ सकती है जो नाराज़ हैं वो भी नून लीग के वापस आ जाएं? आप अब ये चाह रहे हैं कि जो आपका जो एक मफरूज़ा है उस पर मैं हाँ कर दूं कि हाँ जी उनकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, आज इलेक्शन हुए तो उनकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी, ये मैं कहने को तैयार नहीं हूँ। निज़ामी साहब, पॉपुलैरिटी ख़त्म नहीं हुई लेकिन डैमेज ज़रूर हुई है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। उसकी वजह बताता हूँ आपको। जी जी जी, शॉर्टली मैं वजह बताता हूँ उसको जी, कि एक पंजाब में जो वैक्यूम है जी, पंजाब में जो वैक्यूम है उसको अगर तो PTI फिल कर देता अपनी हुस्न-गर्दगी से, जी जी जी, लोगों की पो 12 हो जाती, करप्शन ख़त्म हो जाती है, गुड गवर्नेंस हो जाती, इकॉनमी अंडर कंट्रोल आ जाती, खत्म हो गया चीज़ें, तो फिर तो ठीक था। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो जाता। ओके सर, मुझे बताइए जो मैंने आपको, थैंक यू वेरी मच निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आज के प्रोग्राम से इतना ही।